वेलकम टू डीजी गाइड चैनल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जरी व फीता सर्वेक्षण का भाग 3। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जरी व फीता सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों के विषय में। दोस्तों, भाग 3 स्टार्ट करने से पूर्व हम आपको बता दें कि जरी व फीता सर्वेक्षण के 2 भाग हम हमारे YouTube चैनल डीजी गाइड पर अपलोड कर चुके हैं। भाग 1 और भाग 2 में हमने बात की थी जरी फीता सर्वेक्षण क्या है, जरी व फीता सर्वेक्षण की विशेषताओं की और इस सर्वेक्षण में काम में आने वाले विभिन्न उपकरणों की। यदि आपने भाग 1 व भाग 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो में हमने भाग 1 और भाग 2 का लिंक डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके भाग 1 और भाग 2 अवश्य देखें, तभी ये सर्वेक्षण के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाग 3। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जरी व फीता सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों की। आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम जो जरी व फीता सर्वेक्षण में जो क्षेत्र दिया जाता है उसको त्रिभुजों में विभक्त करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। आकृति आधारित प्रश्न पूछ लिया गया है कि जरी व फीता सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस आकृति में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि त्रिभुजों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई तथा अंतरलंबों की दूरी को मापकर क्षेत्र पुस्तिका यानी फील्ड बुक में लिखते हैं। आपने जो 10th की में जो फील्ड बुक वगैरह के प्रश्न किए होंगे तो इसके जो त्रिभुज की जो भुजाओं के लंबाई और अंतरलंबों की दूरी आती है उसे फील्ड बुक में लिखा जाता है। साथ ही हम आपको बता दें कि अंतरलंब या ऑफसेट क्या होते हैं। अंतरलंब किसी बिंदु की स्थिति निश्चित करने के लिए उस बिंदु की किसी ऐसी सरल रेखा में लंबवत दूरी मापी जाती है जो स्वयं किसी त्रिभुज की एक भुजा हो, यानी कि ये स्वयं एक किसी त्रिभुज की एक भुजा होती है। इन लंबवत दूरियों को अंतरलंब या ऑफसेट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस पर आधारित प्रश्न आता है कि जो ऑफसेट होते हैं वो किस प्रकार की दूरी होती है। तो ये लंबवत दूरी होती है, ये त्रिभुज की एक स्वयं एक भुजा होती है। और आने वाले जो विभिन्न चरण है उसमें जब आप चित्रात्मक देखेंगे तो अंतरलंब या ऑफसेट आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं दोस्तों चयन रेखा या जरीब रेखा की भी। त्रिभुज की वह भुजा जिसमें कोई अंतरलंब मापा जाता है चयन रेखा या जरीब रेखा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है और ये किस प्रकार से अंकित की जाती है या मापी जाती है ये हम चित्रात्मक रूप से आगे आने वाले चरणों में इसको स्पष्ट करेंगे। आइए बात करते हैं सर्वेक्षण प्रक्रिया की। सर्वेक्षण प्रक्रिया में क्रमवार 7 चरण होते हैं। ये आप ध्यान रखें कि कितने चरण होते हैं पूछा जाता है, तो 7 चरण होते हैं। ये चरण है, सर्वप्रथम चरण है क्षेत्र का आवीक्षण रेखा चित्र बनाना। दूसरा चरण होता है त्रिभुजों का निर्धारण। तीसरा चरण होता है जरीब मापन। चौथा चरण होता है अंतरलंबों का निर्धारण करना। पांचवा चरण है चुंबकीय उत्तर ज्ञात करना। छठा चरण है क्षेत्र पुस्तिका में विवरण भरना और सातवां चरण है क्षेत्र पुस्तिका के विवरणों को मापने के अनुसार अंकित करके प्लान बनाना। तो इस प्रकार से जो हमारा जरी व फीता सर्वेक्षण प्रक्रिया है उसमें कुल मिला के क्रमवार 7 चरण होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रथम चरण की डिटेल में। आवीक्षण रेखा चित्र बनाना या निर्धारण करना। वास्तविक मापन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व दिए गए क्षेत्र का एक कच्चा रेखा चित्र बनाया जाता है। यानी कि ये जो आवीक्षण रेखा चित्र होता है ये एक जो नजरी नक्शा होता है कि नज़र से देखकर यानी आंख से देखकर कौन सी चीज़ें, कौन सी वस्तुएं या कौन से विवरण कहाँ पर है इसको अंकित करने का एक माध्यम है आवीक्षण रेखा चित्र। यानी कि ये एक कच्चा चित्र होता है। इसे दृष्टि रेखा चित्र भी कहा जाता है क्योंकि इसको हम केवल आंख से देखकर बनाते हैं कि कौन सी वस्तु, जैसे कुआं, बावड़ी या कोई बिल्डिंग या कोई अस्पताल, उस क्षेत्र के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, मार्ग कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, इसको हम आंख से देखकर बनाते हैं। तो इस वजह से इसको दृष्टि रेखा चित्र भी कहा जाता है। यानी कि एक तरह से ये किसी क्षेत्र का कच्चा चित्र होता है। इस कच्चे रेखा चित्र में क्षेत्र के सभी विवरण जैसे कि मार्ग, भवन, पूजा स्थल, मैदान, कुआं, वृक्ष, सीमाएं आदि अंकित की जानी चाहिए। यानी कि जो भी आपको क्षेत्र दिया गया है जिसका सर्वेक्षण आपको करना है उसका एक कच्चा चित्र बनाते समय वहाँ पर जो जो भी आकृतियाँ हैं, जो भी विवरण है आपको उसके अंदर अंकित किए जाने चाहिए। यद्यपि ये रेखा चित्र
बिना मापने के बनाया जाता है, यानी कि आंखों से देखकर केवल एक हम यूं कह सकते हैं कि आइडिया से इसके अंदर जो है विवरण दिया जाता है, परंतु प्रत्येक विवरण की जरीब रेखाओं के संदर्भ में स्थिति शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि जब आप जरीब रेखाएं खींचते हैं तो उनकी स्थिति के अनुसार वो थोड़ा शुद्धता पूर्वक उनका डिस्टेंस वगैरह इसमें बताया जाना चाहिए, ताकि देखते ही पता चल जाए कि कौन सा विवरण किस जगह पर अंकित है। इस रेखा चित्र में विवरणों को रूढ़ चिन्हों अथवा नाम से इंगित करते हैं। कोई भी आप चिन्ह इस पर जैसे कि आपने देखा होगा अस्पताल के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसको हम देखकर पहचान लेते हैं, तो इस प्रकार से रूढ़ चिन्हों से या आप नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक आवेक्षण चित्र का एक चित्र, आप रेखा चित्र आप देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फील्ड है यानी मैदान है उसमें लिख दिया गया, इस तरह से हॉस्पिटल के बारे में लिख दिया गया है। तो ये एक तरह से एक ये नजरी नक्शा या आवेक्षण रेखा चित्र यानी आंख से देखकर बनाया गया एक आवेक्षण रेखा चित्र है, पहले सर्वप्रथम खींचा जाता है जरी फीता सर्वेक्षण में। आइए बात करते हैं दूसरे चरण की, जो कि है त्रिभुजों का निर्धारण। पहले हम बता चुके हैं कि आवश्यक रेखा चित्र बनाने के पश्चात क्षेत्र को त्रिभुजों में विभक्त किया जाता है, यानी कि जरी फीता सर्वेक्षण में जो क्षेत्र है उसको त्रिभुजों में विभक्त करेंगे। त्रिभुजों से विभाजन हेतु उपयुक्त सर्वेक्षण केंद्रों का पूर्व चयन आवश्यक होता है, यानी कि जब हम बाउंड्रीज है उनमें सर्वेक्षण केंद्र अंकित करते हैं और इन सर्वेक्षण केंद्रों को अंकित करने के लिए कोई लेटर लिखे, जैसे ABCD इस तरह से लिखे, उनके चारों तरफ छोटा सा वृत्त बना दिया जाता है। ये हम अभी चित्र में देखेंगे कि किस प्रकार से सर्वेक्षण केंद्र अंकित किए जाते हैं। सर्वेक्षण केंद्र हम आपको यहाँ बता दें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य सर्वेक्षण केंद्र और दूसरा होता है गौण केंद्र या योजक स्टेशन। मुख्य सर्वेक्षण केंद्र की जहाँ तक हम बात करें तो हम बताएं आपको कि क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने वाली रेखाओं के सिरों को मुख्य सर्वेक्षण केंद्र कहते हैं, यानी जो सीमाएं होती है उनके जो मेन पॉइंट्स होंगे वही मुख्य सर्वेक्षण केंद्र है। इन केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखाएं मुख्य सर्वेक्षण केंद्र या जरीब रेखा या जिसे चेन लाइन भी कहते हैं कही जाती है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के सर्वेक्षण केंद्र यानी गौण केंद्र या योजक स्टेशन की। इन्हें इंग्लिश में टाई स्टेशन कहा जाता है। आंतरिक भागों में स्थित विवरणों को दिखाने के लिए जरीब रेखाओं पर छाटे गए बिंदुओं को गौण केंद्र या योजक स्टेशन यानी कि टाई स्टेशन कहते हैं। अभी हम चित्र में देखेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि संयोग रेखा या टाई रेखा क्या होती है। एक जरीब रेखा के योजक स्टेशन से दूसरे जरीब रेखा के योजक स्टेशन को मिलाने वाली सरल रेखा को संयोग रेखा या टाई रेखा कहते हैं, यानी कि ये दो टाई स्टेशन को मिलाती है, उसे टाई लाइन कहा जाता है। आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं ये जो टाई स्टेशन है, ये टाई स्टेशन को मिलाने वाली जो रेखा है वो टाई लाइन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बेस लाइन, इसके आगे जाके हम अभी बात करेंगे आधार रेखा जिसे कहते हैं। यहाँ पर ये जरीब रेखा है जिन्हें इंग्लिश में चेन लाइन्स कहा जाता है, ये सीमाएं निर्धारण करती है। और यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे ये मुख्य सर्वेक्षण केंद्र है जो बाहर सीमाओं को निर्धारित करते हैं, और ये जो आंतरिक जो केंद्र होते हैं इन्हें टाई स्टेशन कहा जाता है। तो ये मुख्य सर्वेक्षण केंद्र है और ये टाई स्टेशन है, और ये टाई लाइन है, ये चेन लाइन यानी जरीब रेखा है। आइए सर्वेक्षण केंद्र व त्रिभुज निर्धारण के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको आधार रेखा। क्षेत्र को त्रिभुज में विभाजित करने के लिए सर्वप्रथम क्षेत्र के केंद्र से होकर जाने वाली ऐसी सरल रेखा छाटी जाती है जो क्षेत्र की पूरी लंबाई में फैली हो, इसे आधार रेखा कहते हैं। यानी कि ये पूरे एक क्षेत्र में बीच में होकर गुजरनी चाहिए, ये सबसे लंबी रेखा होती है और इसी पर जो है सर्वेक्षण बेस्ड करता है। अब आधार रेखा की विशेषताएं हम आपको बताएं, ये जरीब रेखाओं की तुलना में सबसे लंबी वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है, तो आधार रेखा यानी बेस लाइन होती है और सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। आपको यहाँ बता दें कि आधार रेखा पर ही क्षेत्र के त्रिभुजों का संपूर्ण ढांचा यानी फ्रेमवर्क निर्भर करता है, क्योंकि ये सर्वेक्षण की सबसे मेन लाइन होती है। आधार रेखा के मार्ग में कोई भी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, जैसे कोई किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आना चाहिए। इस रेखा के मापन पर सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता निर्भर करती है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम बात करते हैं कि निर्धारित त्रिभुजों का आकार यथासंभव बड़ा होना चाहिए। अब बड़े आकार होने से क्या क्या फायदे होंगे कि क्षेत्र पुस्तिका भरने तथा जरीब रेखाओं को अंकित करने में अनावश्यक श्रम से बचा जा सकता है। यानी जितने बड़े त्रिभुज हम यथासंभव बना सकते हैं उतने बनाएं, ताकि कि जो फील्ड बुक है उसमें कम से कम एंट्री करनी पड़े और जरीब रेखाओं का अंकन भी जो है आसानी से किया जा सके।
साथ ही हम बता दें कि जरी फीता संरक्षण में जो त्रिभुज बनाए जाते हैं वो यथासंभव समबाहु यानी इक्विलैटरल होने चाहिए, यानी प्रत्येक कोण कोशिश ये हो कि 60 डिग्री के लगभग हो, तभी हमारा जो मापन है सही प्रकार से और आसानी से हो पाएगा। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कोण आधारित और प्रकार त्रिभुज के प्रति, तो समबाहु और 60 डिग्री का कोण आप याद रखें। हम यहाँ पे बता दें कि 120 डिग्री से अधिक और 30 डिग्री से कम कोण वाला त्रिभुज कुप्रतिबंधित होने के कारण अनुपयुक्त माना गया है, यानी कि 120 डिग्री से अधिक और 30 डिग्री से कम कोण हो, इस तरह से हमें बचा जाना चाहिए सर्वेक्षण। जरीब रेखाएं यथासंभव बाधा रहित होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सावधानी है। त्रिभुज की भुजाएं यानी कि जरीब रेखाएं क्षेत्र की सीमा रेखा के अधिक निकट होनी चाहिए, तभी अधिक शुद्धता से मापन संभव हो पाएगा। प्रत्येक त्रिभुज की में एक पड़ताल रेखा होनी चाहिए। अभी पड़ताल रेखा क्या होती है आइए समझते हैं। एक जरीब रेखा के गोण केंद्रों को दूसरे जरीब रेखा के गोण केंद्रों से मिलाने वाली रेखा को पड़ताल रेखा कहते हैं, और पड़ताल रेखा से सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता जांची जाती है। ये पड़ताल रेखा का जो महत्व यह है कि इससे इसकी शुद्धता जांची जाती है। आइए बात करते हैं टाई रेखा के उपयोग की। टाई रेखा को पड़ताल रेखा के भांति उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जरीब रेखाओं के बीच के कोण निर्धारित करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी टाई रेखा हमने चित्रात्मक आपको बताई थी। अंतरलंब मापकर मुख्य जरीब रेखा से बहुत दूर स्थित विवरणों को अंकित करने में भी टाई रेखा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की जरीब व फीता सर्वेक्षण के चरणों के जो 7 चरण उसमें से 2 चरणों के विषय में। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे यानी कि भाग 4 में इसके अगले चरण, तो देखना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।